देखते हैं क्या था। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं। सो एक्टिविटी गैस वाली है ना। सो ऐसा करते हैं, क्या कह रहा है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल और सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल और लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। इस चीज को हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है, ऐसा कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिरिंज ले लेते हैं। सिरिंज मेरे ख्याल से समझते होंगे, जो इंजेक्शन लगाते हैं, है ना, जिसमें ऊपर की निडल को हमने हटा देना है और उसको कुछ इस तरह से हम अरेंज करेंगे, देख लीजिए आप। ऐसे एक नीचे वाला है और ठीक इसी के ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा भी है और इस हिस्से को हम बोलते हैं, ऊपर वाले को पिस्टन। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट जो है ऊपर का, इसको हम बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, और ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक, अब यहां पे क्या किया हमने, इसको ब्लॉक कर दिया, एक कॉर्क लगा के या कोई हार्ड चीज लगा के इसको, एयर है जो कुछ भी, इसको ब्लॉक कर दिया, निकलने नहीं देना। तो जब इसको आपने यहाँ पे देखा होगा कि इस तरह की रबड़ जैसी चीज लगी होती है, इसमें भी देखा ऐसा, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये भी नीचे होके आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, एम्प्टी। एम्प्टी है मीन्स एयर तो है, ठीक है, क्या है, एयर है कि नहीं। अब अगर तो ये एयर है तो इसके पार्टिकल्स कैसे, ठीक है, हमने इसको ऊपर फोर्स लगाया, यहां से पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा के, तो आप क्या देखोगे, क्या ये पुश होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जो एयर थी वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो एयर इज कंप्रेसिबल और नॉट? क्या थोड़ा भी पुश नहीं होगा? थोड़ा तो होगा। यानी कि ये जो प्लास्टिक की है, अगर इस प्लास्टिक की जगह पे अगर आप इसको लोहे की बना लें, अच्छी स्ट्रॉन्ग वाले लोहे की, और जो फोर्स है ऊपर बहुत हाई फोर्स, एक मशीन के थ्रू अगर हम फोर्स लगाए, तो क्या ये दबेगा, कंप्रेस होगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। चलो, तो ये हो गया मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये हो गया है तो आप इसको देखो कि ये किस तरह से हो गया। ये वापस मैंने यहाँ पे कॉर्क लगा दिया है, इसको फिर से ब्लॉक है जैसा का तैसा, और ये मैंने पुश किया है, तो ये पुश करने के बाद यहां आ गया, डिस्टेंस आप देख सकते हो कम हो गया, तो ये वाले जो पार्ट है ये भी तो नीचे आएगा। अब ये जो पार्टिकल्स थे इतने ही तो यहां पे भी होंगे, क्या ये गैस के पार्टिकल्स जैसे लग रहे हैं आपको? गैस के तो इतने डिस्टेंस पे थे, हमने इसको कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स क्या हो गए, क्लोज आ गए, और क्लोज जिसके होते हैं वो क्या होती है, वो तो लिक्विड होगी, है कि नहीं। तो ये जो चीज हो गई, इस
चीज को हम क्या बोलेंगे, ये असल में क्या थी, गैस थी ओरिजिनली, लेकिन अब ये क्या हो गई, लिक्विड हो गई। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, लिक्विफाइड। ये लिक्विड क्या होगी, लिक्विफाइड, और ये क्या असल में, गैस। तो ये लिक्विफाइड गैस है, क्योंकि जैसे ही हम इस पे हमने जो प्रेशर लगा रखा है, जो फोर्स लगा रखा है, वो फोर्स अगर हम हटा देंगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, तो वापस गैस हो जाएगी। लेकिन जब तक हमने फोर्स लगा रखा है तभी तक ये लिक्विड है, इसीलिए इस लिक्विड को बोलते हैं लिक्विफाइड गैस। ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां एक बार और समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। ये मैंने फोर्स लगा दिया, अब क्या हो गया, बहुत क्लोज आ गए सारे, सारे ऐसे हो जाएंगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब ये किसके पार्टिकल्स की तरह हो गए, सॉलिड की पार्टिकल्स की तरह हो गए कि नहीं। तो इस को हम क्या बोलेंगे, जो ये सॉलिड हो गया, सॉलिड, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफाइड। और ओरिजिनली क्या थी ये, गैस थी, ओरिजिनली क्या थी, गैस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉलिडिफाइड गैस। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये तो थी गैस, गैस को हमने कंप्रेस कर दिया और वो बन गई लिक्विड, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विफाइड गैस। और उसी गैस को, लिक्विफाइड वाले को हमने और ज्यादा कंप्रेस कर दिया, तो क्या हो गई, सॉलिडिफाइड गैस। तो जो इस तरह की गैस बनती है, ये जो गैस बनी है हमारे लिए, इस गैस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, सीएनजी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है उसको क्या किया, कंप्रेस कर दिया, चीज तो वही, कंप्रेस करके हमने क्या कर दिया, लिक्विड बना दिया। और जो पेट्रोलियम गैस थी, उस पेट्रोलियम गैस को क्या किया, लिक्विफाइड बना दिया। ठीक है। ऐसी ही इसको और दूसरी गैस को ऐसे कंप्रेस करके सॉलिड बना दिया। क्या आप लोग मुझे उसका एग्जांपल बता सकते हो, कोई ऐसी चीज जिसको कि, जो कि ओरिजिनली गैस थी और उसको इतना कंप्रेस कर दिया, इतना प्रेशर लगा दिया कि वो हो गई सॉलिड। इसमें हम एग्जांपल लेंगे बेटा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या हम इसको बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर ये गैस क्या हो, CO2 हो, कौन सी गैस है, मान लो CO2 गैस अगर हम इसमें देते हैं, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कंप्रेस करें, हाई प्रेशर एक्सर्ट करें इस पे, तो क्या होगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये CO2 लिक्विड में चेंज नहीं होती है, डायरेक्टली सॉलिड में ही चेंज हो जाती है। ये यहां से डायरेक्ट जंप यहां होती है। ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहां यूज करते हैं, इसका यूज कहां करेंगे हम, इन
डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग का मतलब बहुत ज्यादा फ्रीज कर देना, बहुत ज्यादा ठंड में रखना, जिसकी वजह से कोई चीज खराब नहीं होती। अगर मैं ये कहूं, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया हो कि जैसे पोटैटो सीजन साल में पूरे साल भर उगते हैं या फिर एक ही बार उगते हैं? पूरे साल उगा सकते हैं, उसकी खेती पूरे साल कर सकते हैं आलू की, हैं? या साल में एक ही बार होती है खेती? पूरे साल होती है आलू की खेती। क्योंकि आपको तो पूरे साल ही मिलते हैं, है ना? इसी तरह से टमाटर भी फिर तो पूरे साल ही उगते होंगे, प्याज भी पूरे साल ही उगते होंगे कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। चलो बनाना को देखो, कभी सब्जी मंडी की तरफ गए हो? बनाना जो ट्रकों में आते हैं बाहर से भर के, जब उतारते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के। कच्चे होते हैं या पके हुए? कच्चे होते हैं। तो वो कच्चे बेचते हैं क्या अपने को? पका के बेचते हैं। तो वो एक ट्रक एक ही दिन में बिक जाता होगा, फिर खराब नहीं होते वो, या होते? कभी देखा केले एक रखे बहुत सारे बनाना बाहर पड़े हुए, ऐसा देखा है? तो फिर वो ट्रक के ट्रक बनाना क्या होता है? ऐसी चीजों को जो खराब हो जाते होंगे उनको रखते हैं कोल्ड स्टोर में। नाम सुना है कभी कोल्ड स्टोर? हैं? कोल्ड स्टोर। इस कोल्ड स्टोर में रखते हैं इन सब आलू को, प्याज को, जिसकी वजह से एप्पल्स को भी, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होते। वहां पर इतनी ठंड कैसे पैदा करेंगे? अगर हम जैसे मान लो बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां होती, बड़े बड़े पीस है आइस के, उसको अगर हम रखेंगे तो आइस क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी, और आइस मेल्ट होगी तब फिर पानी पोटैटोज को, ऑनियन को लगेगा तो वो खराब हो जाएंगे, बनानास को लगेंगे तो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए वहां पर क्या करते हैं, इनको रखते हैं सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। क्योंकि ये अगर यदि गर्म भी होगा तो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस हो जाएगी, लिक्विड का स्टेट इसमें आता ही नहीं। बिल्कुल ड्राई आइस, इसी का नाम है, दूसरा नाम ड्राई आइस, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। आइस इसलिए कहेंगे बेटा क्योंकि इट इज आइसी कूल, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी है ये, इसीलिए तो आइस है। एंड ड्राई क्योंकि इसमें वाटर तो है ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसीलिए ड्राई है। तो अब हमारे अनियन है या पोटैटो है या बनानास है वो खराब होंगे ही नहीं। तो जितने की जरूरत है, जैसे कल को मान लो 100 डजन, या हम ये कहें 50,000 डजन बिकेंगे कल, तो उतना निकाल लेंगे और उसको पकाएंगे रात को और सुबह उसको बेचेंगे। बाकी तो एज इट इज है केमिकल से, ठीक है। अदरवाइज तो इतने सारे पका देंगे। तो कभी आपने देखा है मंडी से जब हम बनाना लेके जाते हैं तो 4-5 दिन खा सकते हैं क्या उसको? तो क्या उनके पास रहेगा 4-5 दिन? उनके पास भी तो नहीं रहेगा पकाने के बाद। तो इसीलिए वो उतना ही पकाएंगे जितना बिक जाए, अदरवाइज तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
डीप फ्रीजिंग में जो हमारे वेजिटेबल्स हो गए, पोटैटो, अनियन हो गए, इसके अलावा हम यूज करते हैं उनको डीप फ्रीजिंग में मीट को रखने के लिए। जो बुचर होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो मीट को काटते हैं, अब आज तो बिका नहीं, कल खराब हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, इस कोल्ड स्टोर वाले में, डीप फ्रीजिंग में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस को यूज करके उसके अंदर रखेंगे, जिससे कि वो कल परसों 1 महीने तक भी खराब ना हो और फिर वो बेचा जा सके। ठीक है, यहां तक समझ आई ये चीज आपको कि किस तरह से हम यहां पर गैस से लिक्विड बना सकते हैं और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, गैस से सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड और गैस से सॉलिड से सीधा गैस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी समझ में आई हो तो बता दो। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या है। देखें, सबसे पहला है हमारे पास द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो मैंने आपको बताई थी, और डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ये भी फॉर्मूला मैंने लिखा था, यूनिट भी आपको बताई थी। अब कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीज होते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है इन सबको। एयर एग्जस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, कॉटन, चॉक एंड आयरन। मैं पहले इनको नोट कर लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए इजीली। देखें क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्या है, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, chalk, कॉटन, आयरन। अब सबसे कम डेंसर, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी इतने में से? सबसे हल्की एयर होगी, तो हम एयर लिख देंगे, एयर आ गई सबसे कम डेंसिटी वाली। इसके बाद चॉक से हल्की कॉटन नहीं होगी, अब क्या वाटर नहीं है? कॉटन और वाटर में देखो कौन आएगा, कॉटन हल्की, कॉटन आएगी, गुड। और उससे भी पहले एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी नहीं आएगी, जो धुआं निकलता है चिमनियों से। तो हम इसको लिखेंगे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। अब एयर में और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में क्या फर्क पड़ गया कि एयर तो क्लियर है, लेकिन चिमनी में से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसमें तो कुछ ब्लैक पार्टिकल्स भी हैं, उनकी वजह से एयर से वो भारी होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वाटर, फिर कॉटन, और फिर कॉटन के बाद चॉक है या हनी है। चॉक को ऐसे उंगली लगा के तोड़ दोगे या चॉक के अंदर ऐसे उंगली चली जाएगी, हनी के अंदर, तो इसका मतलब फिर हनी और फिर से चॉक एंड एट द लास्ट आयरन। ठीक है बेटा, डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया। अगला क्वेश्चन देखें, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टेबल वाली फॉर्म में मैंने आपको डिफरेंशिएट करवा दिए थे। सॉलिड की प्रॉपर्टीज मैंने लिख के दी थी, लिक्विड की, गैस की, तीनों की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया था। याद है ना? गुड। इसके बाद कहता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी?
कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी मैंने आपको नहीं बताया था। फ्लूइडिटी मींस टू फ्लो, जो फैल सकती हो। जैसे लिक्विड है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी है, और एयर गैस वो भी फैलती है, एक रूम से दूसरे रूम तक चली जाती है इजीली, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे फ्लूइडिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द मैटर कैन फ्लो। इसका फिलिंग ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को फिल करना, तो गैस के पार्टिकल्स कंप्लीटली फिल करते हैं। थोड़ी सी भी गैस है तो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं, ठीक है। शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती, गैस की भी। काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स मूविंग इन एनी मैटर, द पार्टिकल्स विच आर मूविंग इन ए मैटर। सॉलिड में दे हैव ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में मोशन है, मॉडरेट है, और गैस में हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है। एंड डेंसिटी, फिर डेंसिटी की भी आप वही ऊपर वाली डेफिनेशन हम लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और ऐसा यूनिट केजी पर क्यूबिक मीटर। फिर कहता है रीजंस दीजिए इनके लिए। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट बिकॉज द गैस हैव हाई फ्लूइडिटी एंड वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लगभग हम सारी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं गैस की, तो इसीलिए वो वहां पे आ जाएगी। गैस exerts pressure on the wall of the container because the particles of the gas are continuously moving, randomly moving, and they hit the walls of the container. वो particles भाग रहे हैं दीवारों पर, walls पे ठोकर मार रहे हैं, and hence they exerts the pressure on the walls. A wooden table should be called a solid because they are tightly packed. They are tightly packed. The particles of the wood is tightly packed. Table is tightly packed and they have almost no space between them. स्पेस भी लगभग ना के बराबर ही है। अगर स्पेस होता तो हम ऐसे हाथ डाल के आर पार कर सकते थे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। We can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. जो लकड़ी है उसके अंदर से ऐसे हाथ पार करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी है क्या? लकड़ी है उसके अंदर से ऐसे पार तोड़ सकता हूं मैं, लेकिन एयर के देखो तोड़ दिया मैंने आराम से। Because particles matter has space between them. Air has large space between them, but the wooden table does not have so much space. Liquids generally have lower density as compared to solids. The very good question, important question exam से, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. जब भी आपने सुना हो या पढ़ा है अभी तक हमने कि सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है लिक्विड से, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे डूबेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आएगा। अब आइस जो है वाटर में जब हम डालते हैं, जैसे शिकंजी वगैरह बनाने के लिए, तो आइस क्यूब्स क्या होते हैं? पानी के नीचे जाती है, ऊपर आ जाती है। तो वाटर तो लिक्विड है और आइस क्या है? तो फिर वो क्यों डूबी नहीं? बिकॉज़ जो आइस के पार्टिकल्स में स्पेस था। आइस के पार्टिकल्स, वेरी गुड, आइस के पार्टिकल्स में के बीच में स्पेस था और उस स्पेस में एयर ट्रैप हो जाती है। ऐसा देखो, समझेंगे हम इस चीज को कि स्टार्टिंग में क्या था बेटा, वो वाटर थे ऐसे, है ना, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इन पार्टिकल्स के बीच बीच में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पे ये मैंने पैक कर दिया ऐसे, है ना, तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच बीच में क्या है? स्पेस है, और इन स्पेस में क्या है? एयर भरी हुई है। अब जैसे ये कूल होगी, ठंडी होगी, तो ये पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी स्लो हो जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएंगी? ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? क्लोज, पार्टिकल्स आ गए क्लोज, लेकिन इनके बीच में जो एयर है
वो तो रह जाएंगे, ऐसे। अब भी देखो इनमें क्या है, स्पेस स्पेस है, और उन स्पेस में क्या होगी, एयर इज बीइंग ट्रैप्ड, एयर इसके बीच में ट्रैप हो गई, फंस गई। अब वो एयर बाहर निकल नहीं पा रही, तो एयर की डेंसिटी ज्यादा है या वाटर की डेंसिटी ज्यादा है? एयर की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, ठीक है, ऐसा है। तो यहां एयर है और यहां वाटर है, कैसे डेंसिटी एयर की ज्यादा है? डेंसिटी किसकी ज्यादा है, एयर की या वाटर की? वाटर की डेंसिटी। अब वाटर नीचे रहेगा और एयर ऊपर। ऊपर। तो इस एयर के कारण, एयर कहां फंसी हुई है, आइस में, तो आइस को क्या करेगा, वो ऊपर उठाएगा, फ्लोट करवाएगा, क्योंकि एयर तो वाटर के अंदर नहीं जाता। जा ही नहीं सकती। चलो ऐसा देखो फिर इस चीज को, एक खाली ग्लास लेके, ये ग्लास है सीधा खाली है, उल्टा कर दो और उसको ऐसे पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करो, डूबता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरी पड़ी है, एयर अंदर नहीं जाता। जा नहीं सकती, उस एयर लाइटर है, डेंसिटी कम है, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। और जैसे सर उसको ट्रीट करते तो बबल्स की फॉर्म में आ जाती है। तो वो तो एयर ही तो निकली ना, Yes, sir. है? तो ये तो टूटेगा जब होगा, मेल्ट होगी तभी तो होगा, एयर तभी बाहर आएगी, और इसीलिए वो नहीं, एयर अभी तक मेल्ट नहीं हुई, इसलिए आइस फ्लोट करती है। तो इसका रीजन हम सिंपली ये दे सकते हैं, बिकॉज इन आइस एयर इज बीइंग ट्रैप्ड एंड एज द डेंसिटी ऑफ द आइस इज, सॉरी, एयर इज लेसर देन द वाटर, सो द आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर। आपने बड़ी बड़ी ओशन में, सी में भी देखा होगा कि वाटर के ऊपर आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे होते हैं। अंटार्कटिका वगैरह की कभी आप डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे, तो उसमें पानी के ऊपर बर्फ पे बड़े बड़े टुकड़े तैर रहे होते हैं। तो वो इसीलिए तैरते हैं क्योंकि जब वो आइस बनी तो उन आइस के अंदर क्या है, एयर ट्रैप हो गई, पकड़े गए, एयर केज, पिंजरे की तरह से अंदर ट्रैप हो गई, और उस वजह से आइस क्या हो रही है, फ्लोट होती रहती है। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब नेक्स्ट हमारे पास है, क्या है,